हार्ट और ब्रेन वो ऑर्गन है जहाँ पे अगर आपको 5 सेकंड भी ऑक्सीजन नहीं मिला तो उसका एक सेल मर जाता है। तो यहाँ तो 250 सेकंड नहीं मिल रहा है। रात को हम जब सोते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो अच्छे एथलीट हैं या जो लोग फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं उनके लिए अच्छी नींद लेना जरूरी है। अगर आज के मोबाइल युग में जहाँ बच्चा 10 से 12 घंटे के 2 घंटे मोबाइल को दे देता है, वो उस बच्चे का लॉस है, क्योंकि ये उसका मेमोरी बिल्डिंग पीरियड है जो वो लूज कर रहा है। ये उसका ग्रोथ चीज जो रेम स्लीप को दबाए वो आपके बॉडी के विपक्ष में है। हर प्रकार का नशा, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो रिक्रिएशनल ड्रग्स हो, मैरिजुआना, कोकेन, भांग अपने यहाँ लोग बहुत लेते हैं, लोग अपने यहाँ चिल्लम पीते हैं, हशीश लेते हैं, ये सभी चीज़ें आपके रेम स्लीप को ख़त्म करती हैं और नॉन रेम को बढ़ा देती है। नॉन रेम की भी जो सबसे कच्चा भाग होता है N1, वो उसको बढ़ाती है। N1 स्लीप में कुछ नहीं होता। ये भी कहा गया है फिजियोलॉजी के सिद्धांतों में कि ये नॉन रेम रेम का जो कन्वर्जन रेट होता है ये एक व्यक्ति के एजिंग और उसके एज को भी डिटरमिन करता है। अच्छा, तो अल्टीमेटली आप आपकी नींद के महत्वपूर्ण समय में से वो समय दे दिया आपने ब्रेन को एक्टिव रखने में, जब ब्रेन बिल्कुल तैयारी में था कि यार बस अब टाइम आ गया, अब तो बंद होना है, तब आप उसने सुपर एक्टिव फेज में लेके आ गए। ब्रेन को अगर आपने सुपर एक्टिव फेज में कर दिया तो यानी कि अगर आप अच्छा सो रहे हैं, आप 6 से 8 घंटे की एक नींद अपने समय अपने शरीर को दे रहे हैं, तो आपको मस्तिष्क से लेकर पांव तक होने वाली सभी बड़ी बड़ी बीमारियों जिनका नाम आप आए दिन सुनते हैं, होने की चांसेस को आप ऑटोमेटिकली कम कर दे रहे हैं। बिलीव मी, आपकी नींद की क्वालिटी इतनी अच्छी रहेगी कि आप विद इन अ मैटर ऑफ 2 to 3 डेज इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, अपनी फिजिकल एक्टिविटी, लोगों की शुगर रिक्वायरमेंट, इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने पहला पॉडकास्ट रिलीज़ करा था इंटरमिटेंट फास्टिंग पर, उस पर आप सबका बहुत अच्छा प्रतिसाद मेरे को मिला है। और आप लोगों में से जिन लोगों ने यह इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला पॉडकास्ट नहीं देखा है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैं करने वाला हूं और वह हमारी ज़िंदगी का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, वह है हमारी नींद। मेरा यह मानना है कि नींद हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आज इस विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आया हूं डॉक्टर रवि दोषी सर से। डॉक्टर रवि दोषी सर इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश के श्रेष्ठ डॉक्टरों में से एक हैं। आपका रेस्पिरेटरी डिसीजेस अर्थात हमारी जो श्वसन क्रिया है उससे संबंधित बीमारियों के लिए, स्लीप के ऊपर, स्लीप से रिलेटेड बीमारियों के ऊपर, ब्रोंकोस्कोपी मतलब हमारे लंग्स से रिलेटेड डिसीज के ऊपर, और एलर्जी, इनके ऊपर स्पेशलाइजेशन है। आप वर्तमान में कोकिलाबेन अस्पताल में कार्यरत हैं और इसके अलावा सर यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं और चिकित्सा क्षेत्र का बहुत बड़ा अवार्ड होता है डॉक्टर S.K. मुखर्जी अवार्ड, उससे आप सम्मानित हो चुके हैं। और मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि आप एक मसीहा हैं। जब पैंडेमिक यहाँ पर आई थी उस वक्त इंदौर में हर व्यक्ति की ज़बान पर डॉक्टर रवि दोषी सर का नाम था। उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई। तो सर, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं आज आपसे नींद के ऊपर ही बात करने वाला हूँ और मेरा आपसे प्रश्न यह है कि नींद, जिसमें कि अगर देखा जाए तो हमारी लाइफ के 1/3 हिस्से में, अगर हम 8 घंटे सोते हैं तो 1/3 हिस्सा तो हम सोने में निकाल देते हैं। तो ऐसा क्या इम्पोर्टेंस है स्लीप का हमारे स्वास्थ्य के प्रति? बहुत बहुत धन्यवाद सानी साहब, जो आपने मुझे आपके इस पॉडकास्ट सीरीज़ का एक हिस्सा बनाया। मैं आप सभी के दर्शकों को उनका अभिवादन करता हूं और बहुत शुक्रगुजार हूँ उन वर्ड्स के लिए जो आपने मेरे लिए यूज़ किए।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा आपने बिल्कुल करेक्ट कहा कि एक व्यक्ति 1/3 जीवन अपना नींद में निकालता है, और ये वो जीवन है, ये वो अनोखा समय है जहाँ व्यक्ति खोया रहता है। कभी उसको सुध नहीं रहती है कि वो क्या कर रहा है, कैसे सो रहा है, मन में क्या चल रहा है, पर हर व्यक्ति सोता है। चाहे जेम्स बॉन्ड हो, चाहे गंगू तेली हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टी, कंट्री का हो, पर वो सोता है। चाहे वो पशु किसी भी सब ग्रुप का हो, मैमल हो, रेप्टाइल हो, पशु पक्षी सब सोते हैं। यहाँ तक कि ये देखा गया है कि जो छोटे बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया भी अपने लाइफ साइकिल में एक क्विसेंट पीरियड का रखते हैं, यानी कि उस टाइम पे मेटाबॉलिकली दे आर साइलेंट। तो उसको एक कोरिलेशन स्लीप से दिया जाता है, जो हमें ये बताता है कि सूक्ष्म से लेकर जो अति कॉम्प्लिकेटेड जीव इवोल्यूशन ने ह्यूमैनिटी में डेवलप किए हैं, उन सभी में नींद का होना ये दर्शाता है कि नींद एक बहुत ज़रूरी फिजियोलॉजिकल या जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये वो महत्वपूर्ण समय होता है जहाँ हमारे बॉडी का निर्माण होता है, हमारे बॉडी का मेंटेनेंस होता है, हमारी सारी मेमोरीज़ को पक्का किया जाता है, और हम हमारी जीवन में अगर प्रगति वाकई में करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी नींद के दम पर ही करते हैं। मैंने सुना था कि ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज़ होते हैं उसी वक्त जब हम सोते हैं, और आपने बताया कि मेमोरी भी हमारी होती है उससे, तो हम उसके ऊपर भी आगे चर्चा करेंगे मेमोरी के ऊपर। परंतु मैं थोड़ा सा स्लीप के बारे में थोड़ा सा डिटेल में कि उसमें अलग अलग स्टेज रहती हैं, एक REM रहती है, एक NREM रहती है, तो ये क्या है बेसिकली? हमारे जो स्लीप रहता है उस स्लीप को कई बड़े साइंटिस्ट हुए, जिसमें R&K करके क्लासिफिकेशन होता है, और फिर आजकल जो उसको विभाजित किया जाता है वो अमेरिकन एकेडमी के सिद्धांतों पे किया जाता है, जो स्लीप को मूल रूप से कुछ हिस्सों में बांटते हैं। और अगर कोई व्यक्ति 6 घंटे सो रहा है तो वो 6 घंटे की नींद में वो डेढ़ घंटे के 4 साइकिल्स में सोता है। उन साइकिल्स को फिर हम सब डिवाइड करते हैं रेम स्लीप में, नॉन रेम स्लीप में, और जो नॉन रेम स्लीप होती है उसको हम डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में, N1, N2 और N3। ठीक है। इन 4 भागों के अंदर व्यक्ति, एक एडल्ट व्यक्ति 1.5 घंटे का एक समय का साइकिल बिताता है, और उसी प्रकार के साइकिल कंटिन्यूसली होते हैं। रात के शुरुआत में व्यक्ति नॉन रेम स्लीप में अधिक रहता है, और रात के लेट पार्ट में या अर्ली मॉर्निंग में व्यक्ति रेम स्लीप में ज़्यादा रहता है। और इस पूरी जो प्रोसेस है उसमें व्यक्ति के प्रत्येक अंग का मेंटेनेंस, उसके मेमोरीज़ के अंदर जो अलग अलग शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी है। आपने ग्रोथ हार्मोन का जिक्र किया, तो ग्रोथ हार्मोन का अधिक निकलना, कार्टिसोल जो होता है, जो हमारे बॉडी का पेट्रोल जैसा काम करता है, वो सुबह के समय तब निकलता है जब ग्रोथ हार्मोन का निकलने का काम कम होता है। यानी कि ग्रोथ हार्मोन नींद के टाइम पूरी तरह निकलता रहा, और व्यक्ति जब जागने को हुआ, उसको पेट्रोल की जरूरत लगी, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ हार्मोन गया और कॉर्टिसोल आ गया। तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है, ये गवर्न करने के लिए हमारे मस्तिष्क में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक सब कुछ नियंत्रित करती है जो आपके बॉडी को संचालन के लिए जरूरी होता है। जैसे कि हम सबके घर में हमारी माँ रहती है, और आज हमारी माँ हमारे घर के प्रत्येक कार्य को कुशलता पूर्वक समयबद्ध तरीके से पूरा करती है। सुबह नाश्ता होगा, दोपहर में खाना होगा, शाम की चाय होगी, रात का डिनर होगा। उसी प्रकार से ये नॉन रेम रेम स्लीप के जो साइकिल्स हैं, उनको रात भर में ऑल्टरनेट करके हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के अलग अलग क्रियाओं को पूरा करता है। जी। मतलब जो रैम है मतलब रैपिड आई मूवमेंट, और NREM मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट।
इन दोनों के अंदर जो बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट रहता है, वो शायद डीप स्लीप मानी जाती है, मतलब गहरी नींद रहती है उसके अंदर। तो वो उसका परसेंटेज कितना रहना चाहिए बेसिकली? ऐसा कहते हैं 20% के करीब। व्यक्ति के उम्र के हिसाब से नींद का प्रतिशत चेंज होता जाता है। ये कहा जाता है कि जब कोई नवजात शिशु जो एकदम माँ के गर्भ से निकला ही है, जब वो सोता है, तो आपने देखा होगा कि जो एकदम बच्चे जिनका जन्म हुआ है वो 24 में से 23 घंटे सोते हैं। हाँ, और वो सिर्फ फीडिंग के लिए उठते हैं और वापस सो जाते हैं। इन बच्चों में रेम स्लीप का प्रतिशत 90% होता है और वो बच्चा सीधे रेम स्लीप में जाता है। पर जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है वैसे वैसे नॉन रेम स्लीप का प्रतिशत बढ़ता जाता है। नॉन रेम स्लीप 75% हो जाती है और रेम स्लीप सिर्फ 25% रह जाती है। ये भी कहा गया है फिजियोलॉजी के सिद्धांतों में कि ये नॉन रेम रेम का जो कन्वर्जन रेट होता है ये एक व्यक्ति के एजिंग और उसके एज को भी डिटरमिन करता है। अच्छा, तो आप अगर नींद को के साहित्य को, नींद के इवोल्यूशन को अगर साइंटिफिकली समझेंगे तो बॉडी की कई सारी चीज़ों को नींद से जोड़कर हर रूप में देखा गया है। तो सर ये तो हमने अभी बाइफर्केशन कर लिया, ऐसे टोटल नींद जिसमें REM NERM सब वो सब साइकिल्स भी पूरी हो जाए, तो हम लोग को बेसिकली बच्चों को कितना सोना चाहिए, एडल्ट को कितना सोना चाहिए, ये इनका कुछ फिगर है क्या? अगर कोई बच्चा 5 साल का है तो उसको ऑन एन एवरेज 10 से 12 घंटे की नींद रहती ही है और वो बच्चे को लेना ही चाहिए। अगर आज के मोबाइल युग में जहाँ बच्चा 10 से 12 घंटे के 2 घंटे मोबाइल को दे देता है वो उस बच्चे का लॉस है, क्योंकि ये उसका मेमोरी बिल्डिंग पीरियड है जो वो लूज़ कर रहा है, ये उसका ग्रोथ पीरियड है जो वो लूज़ कर रहा है। तो मैं आप भले ही बुरा माने बट यहाँ पर मैं एक बात को विशेष रूप से हाईलाइट करना चाहूँगा कि बच्चों में मोबाइल की प्रवृत्ति को अतिशीघ्र युद्ध स्तर पर हमको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उनके ग्रोथ के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। फिर जब व्यक्ति युवा अवस्था में जाता है तो युवा अवस्था वो दौर होती है जहाँ पे टेक्निकली व्यक्ति को 8 से 10 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। पर आप भी टीनेजर रहे हैं, मैं भी टीनेजर रहा हूँ। युवा अवस्था ही वो अवस्था होती है जब व्यक्ति 4 घंटे की नींद में भी कमाल कर देता है। बिल्कुल। और युवा अवस्था वो अवस्था होती है जब आदमी को 2 बजे से पहले रात को नींद ही नहीं आती। ये भी नींद का एक बायोलॉजिकल वेरिएशन होता है। फिर आता है एडल्टहुड, जब हम सब हमारे शादीशुदा ज़िंदगी में, हमारे जॉब में रहते हैं, तब महत्वपूर्ण है कि कोई भी एडल्ट व्यक्ति मिनिमम 6 घंटे की नींद ले, मिनिमम। और 6 से 8 घंटे की नींद को स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारी माना गया है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र 60 पार करती है नींद का ड्यूरेशन कम होने लगता है। इंडिकेटेड तो वही 6 से 8 घंटे है, पर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति 4 साढ़े 4 घंटे से अधिक की गूढ़ नींद नहीं रह पाता है। ओके, तो फिर सर जो आपने ये बोला था मेमोरी का, तो वो उनकी मेमोरी लॉस भी होने लगती होगी इसीलिए जो लेटर एज के अंदर जी। और यही बात अभी आपने बतलाई कि बच्चों के लिए, जैसे 5 साल के बच्चे के लिए आपने बोला 10 से 11 घंटे की नींद जरूरी है। थोड़े युवा लोग हैं उनके लिए कम से कम 10 घंटे की, 8 से 10 घंटे। तो अगर वो नींद नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर उतनी नींद नहीं ले रहे हैं, तो उनको उनकी मेमोरी बिल्टअप नहीं हो रही है अच्छी। ये तो हो गई, ये बात तो आपकी बात से क्लियर। इसका हमारे शरीर पे आपने और बतलाया कि शरीर रिपेयर भी होता है उस वक्त रात को हम जब सोते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो अच्छे एथलीट हैं या जो लोग फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं उनके लिए अच्छी नींद लेना ज़रूरी है, अति आवश्यक। नहीं तो उनकी बॉडी का रिपेयर नहीं होगा। आप किसी भी एथलीट की जो आजकल नेशनल लेवल पे ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं उसके अंदर स्लीप के ऊपर उनको प्रॉपर काउंसलिंग दी जाती है। उनको ये बताया जाता है कि अगर अगले दिन आप वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेल रहे हैं तो भी एक रात पहले आपको 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है। आपको भोजन हल्का रखना है, आपको रात के भोजन और नींद के बीच में कम से कम 4 घंटे का फासला रखना है, ताकि जो शरीर के पाचन क्रिया से बाय प्रोडक्ट होते हैं आपको बाथरूम जाने के लिए बार बार नींद विघ्न न करे। रात में पानी संतुलित पीजिए ताकि बार बार
पेशाब के लिए ना उठना पड़े। किसी भी खिलाड़ी के परफॉर्मेंस के लिए कोई भी गेम हो, चाहे वो बैठ के खेलने वाला चेस हो या मैदान पे खेलने वाला क्रिकेट या फुटबॉल का गेम हो, नींद हमेशा उसके लिए फ़ायदेमंद रहती है। वो शरीर की हर हायर फैकल्टी को, चाहे उसको फाइन मूवमेंट कहें, चाहे उसको आई मूवमेंट कहें, चाहे वो शार्पनेस कहें, जिससे उसको सामने वाले ओपोनेंट के मूव्स को भांपना है, उन सभी चीज़ों को नींद और पैना करती है। बहुत बढ़िया सर। और एक और मैंने एक जगह एक आर्टिकल पढ़ा था सर कि अमेरिका में एक कंपनी एटना, वो अपने एम्प्लॉइज़ को उन्होंने इस तरीके की वॉचेस दे रखी हैं कि वो अच्छा नींद लें, और वो डिटेक्ट करते हैं अगले दिन कि अगर आप 8 घंटे सो के आए हैं तो आपको $30 एक्स्ट्रा देते हैं। तो उसका रीज़न भी यही है कि अगर आप अच्छा नींद लेके आएंगे तो फ्रेश रहेंगे, नए आइडियाज़ आएंगे। और अभी वूप कंपनी ने भी ऐसा कुछ एक शुरू करा है। खैर, तो मेरी और आपकी मम्मी दोनों हमको बोलती थी कि बेटा 6 से 8 घंटे सो जा, रात को 10 बजे सो के सुबह 5 बजे उठा करो। मेरे पापा तो आज भी यही करते हैं कि मेरे को सुबह 5 बजे उठा देते हैं। आपने रात को पार्टी करी नहीं करी वो इर्रेलेवेंट है, पर सुबह 5 बजे उठना जरूरी है। उन कंपनियों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम सिर्फ हमारे माँ बाप की सीख को सीख लेते। तो आखिर वो कंपनियां तो अपनी प्रोडक्टिविटी के पीछे अगर ये कर रही हैं तो काबिले तारीफ बात है, बट हमें भी समझना पड़ेगा कि आप अपने शरीर के लिए आप जिम्मेदार। डिसिप्लिन तो आपके, तो डिसिप्लिन आपका है। तो अगर आप रात को 10 से 11 के बीच में सो जाते हैं और सुबह अगर 5 से 6 के मुहूर्त में उठ जाते हैं तो वो आपके बॉडी के लिए बेस्ट साइकिल है। बिल्कुल। और जो बच्चे, जैसे भी आपने बताया था कि जब युवावस्था में थे तो 4 घंटे में हम अच्छा प्रोडक्शन दे देते थे, 4 घंटे की नींद लेते थे, रात को देर तक पढ़ते रहते थे। अब आज की तारीख में भी अगर एग्ज़ाम वगैरह ना भी हो, आप अगर रात को देर से सो, मेरा ऐसा मानना है, आप करेक्ट करिए, अगर हम रात को देर से भी सोएं, मेरी बच्ची है जैसे मान लीजिए, या कोई भी यूथ है, वो रात को 12 बजे 2 बजे सो रहा है, डेफिनेटली आजकल सोते हैं बच्चे लोग देर से, मोबाइल में तो सभी सो रहे हैं, तो उनको कम से कम 10 घंटे की नींद लेके ही उठना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि आप भैया चलो 2 बजे सो रहे हो ना, परंतु अच्छी नींद लो और फिर उठो, ताकि आपका पूरा दिन अच्छा चलता रहे। ऑस्ट्रेलिया में सब अब रूल्स आ गए हैं कि जो अर्ली मॉर्निंग स्कूल टीनेजर्स के लिए नहीं रहेंगे, उनको जो अर्ली मॉर्निंग 6 बजे 7 बजे के सिस्टम्स अब धीरे धीरे बाय लेजिस्लेशन उनको हटा के दे आर हैविंग स्कूल्स आफ्टर 10 o'clock। तो ये कॉलेजेस का जो एक सिस्टम है वहाँ पे जूनियर कॉलेजेस में अब ये चेंज होने लग गया है, और ये बेसिकली उस स्लीप की रिसर्च का एक वेरिफिकेशन या उनको एक विंडिफिकेशन है कि भैया आप रियली अगर किसी की फिजियोलॉजी को एक्सेप्ट करोगे कि नींद उसके लिए ज़रूरी है, सुबह की नींद उसके लिए और ज़्यादा गाढ़ी होती है, तो उसको वो मौका दीजिए तो वो और अच्छा परफॉर्म करेगा। ऐसे ही सर न्यू जर्सी के अंदर उन्होंने स्कूल गोइंग बच्चों के लिए करा था। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए उन्होंने 7:30 बजे स्कूल होते थे, फिर बच्चों के डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं आप स्कूल का टाइम 9 बजे करिए, तो जैसे ही उन्होंने 9 बजे का टाइम करा उनके बच्चों के मार्क्स इम्प्रूव हो गए, क्योंकि वो उनको सोने के लिए अच्छा मिला। चलिए, हमने बच्चों के ऊपर बहुत सारी बात कर ली सर। अब हम जैसे जो लोग हैं एडल्ट लोग, ये अगर कम नींद लेते हैं तो क्या इनको लाइफ स्टाइल डिसीज़ जो बोलते हैं, हार्ट की, ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज़, ये सब चीज़ें होने की संभावना रहती है क्या सर कम नींद से? अनेक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स जो कि सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड मानी जाती हैं रिसर्च में, मेडिकल रिसर्च में, उससे ये सिद्ध हुआ है कि जो व्यक्ति एक अच्छी नींद लेते हैं उन लोगों को हार्ट संबंधित, शुगर संबंधित या हार्मोन संबंधित, माइंड के लकवा होने की संबंधित, नसों के रोगों संबंधित, किडनी रोग संबंधित, पेट रोग संबंधित, फेफड़े रोग संबंधित सभी क्रॉनिक बीमारियां एक कम सोने वाले के अपेक्षा हमेशा कम होती है। यानी कि अगर आप अच्छा सो रहे हैं, आप 6 से 8 घंटे की एक नींद अपने समय अपने शरीर को दे रहे हैं, तो आपको मस्तिष्क से लेकर पांव तक होने वाली सभी बड़ी बीमारियों जिनका नाम आप आए दिन सुनते हैं, होने की चांसेस को आप ऑटोमेटिकली कम कर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया सब बात, मतलब एक रामबाण दवाई है कि अगर हम अच्छा नींद लें, अच्छा तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे। वाकई एक चीज़ और थी सर कि कुछ लोग को नींद में खर्राटे भी आते हैं, तो खर्राटे अच्छी बात है कि बुरी बात है? और खर्राटे के भी कुछ प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार,
तो वो थोड़ा उसके ऊपर ही प्रकाश डाल दीजिए आप सर। कराटे को देखने की धारणा बड़ी अलग अलग रहती है। जी। आप कुछ परिवारों में देखेंगे तो वहाँ पे घर के सदस्य खुश हो जाते हैं जब सामने वाला खाना खा के खराटे लेता है कि देखो मेरे भोजन की तारीफ तो ये खराटा है कि कितने चैन से सो रहा है। जी जी जी। फिर समय बदला, डॉक्टर आए, डॉक्टरों ने विचार किया खराटा तो वो ले रहा है, इतनी बड़ी तोंद भी है और इस व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल शुगर सब बिगड़ा हुआ है। ओह। तब समझ में आया कि खराटे लेते समय आप लोगों ने कई बार देखा होगा, सबसे ज़्यादा लोग ये देखते हैं रेलवे कंपार्टमेंट में, जब कोई ना कोई अपना साथी होता है और वो इतने बेहतरीन खराटे मार रहा होता है कि रतलाम सुबह 4 बजे आने वाला है, टेंशन ही नहीं, रात को नींद ही नहीं आने वाली। तो उस समय अगर कोई व्यक्ति उन खराटों की धुन को सुनेगा तो आप समझेंगे कि खराटे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं और एकाएक व्यक्ति रुक जाता है। उस समय कोई आदमी इतना शांत हो जाता है, लोग टेंशन में आते थे भाई तो ये भी क्यों नहीं है। हाँ, सही बात है। उसको कहते हैं चोकिंग एपिसोड। ओके, चोकिंग। उस साइंस से ये समझ में आया कि खराटा तो आदमी ले रहा है पर तेज खराटे के बाद में जो शांति आ रही है उस समय हवा का आदान प्रदान रुक जा रहा है, अर्थात दम घुट जा रहा है। वो दम क्यों घुट रहा है? क्योंकि उसकी जो जीभ की पावर थी वो उस खराटे के बाद शून्य पे आ जाती है और उस खराटे के बाद जैसे ही जीभ की पावर शून्य, आवाज के आदान प्रदान का रास्ता अवरुद्ध हो गया, आदमी का न सांस अंदर आ रही है और न अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। तो नतीजा ये कि अगर आप 10 मिनट में 50 बार ऐसे खराटे लेते हैं जब आपकी सांस रुक रही है, वो भली 5-5 सेकंड के भी रहे तो 50 × 5 मतलब हर 10 मिनट में 250 सेकंड आप सांस ही नहीं ले रहे हैं। और वो 250 सेकंड आपके दिल, दिमाग सबको ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही है और किडनी, हार्ट और ब्रेन वो ऑर्गन है जहां पे अगर आपको 5 सेकंड भी ऑक्सीजन नहीं मिला तो उसका एक सेल मर जाता है। तो यहाँ तो 250 सेकंड नहीं मिल रहा है। तो आप ये सोचिए कि प्रतिदिन रात में उस व्यक्ति के दिल दिमाग पे जो अत्याचार हो रहा है उसी का नतीजा है कि ऐसे लोग जो तेज खराटे लेते हैं उनमें से कई लोगों में हार्ट संबंधित, ब्रेन संबंधित, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज संबंधित समस्याएं कहीं ज्यादा होती है। और इसी बीमारी को स्लीप एपनिया कहते हैं। स्लीप एपनिया, बिल्कुल जी। खराटे कई प्रकार के होते हैं। कई लोगों के खराटों से आपको हंसी आती है, कई लोगों के खराटों से आप इरिटेट हो जाते हो और कई लोग बोलते हो कि अरे तो खराटे ही नहीं लेता, साउंड स्लीपर है। बट आप कभी भी किसी की स्नोरिंग को सिर्फ उसके बाहरी आवाज के तौर पे ये नहीं बोल सकते हैं कि ये पैथोलॉजिकल है कि नहीं है। उसके लिए स्लीप स्टडी नामक एक जांच होती है। वो स्लीप स्टडी में हम अलग अलग पहलुओं को देखते हैं। जब कोई मरीज मेरे पास स्लीप स्टडी के लिए आता है तो हम पूछते हैं कि भाई क्या समस्याएं हैं। अगर गंभीर समस्याएं तो एडमिट करके करते हैं, नहीं तो हम घर पे करते हैं। घर में हम उसके माइंड में कुछ तार लगाते हैं, नाक की नस, ऑक्सीजन, मुंह से जो खराटा है उसका सुर क्या आ रहा है, हाथ पांव कितना हिला रहा है, उन सब चीजों को हम एनालाइज करते हैं। और उसी के बाद आपकी इस बड़े आसान से प्रश्नों की खराटा क्या है, कोई स्लीप का डॉक्टर जवाब दे पाएगा कि खराटा क्या है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से डिटेल में सर इस चीज़ को बतलाया। और बहुत सारे लोग आज की तारीख में मैंने देखा खर्राटे से पीड़ित रहते हैं। और अच्छा, बड़ी मज़े की बात क्या, जब वो नींद खुलती तो उनसे पूछो कि भैया खर्राटे लेते, कहते नहीं मैं तो खर्राटे लेता नहीं हूँ। अब उनको तो मालूम नहीं कि खर्राटे नहीं ले रहे हैं वो। सर एक और चीज़ है, मैंने देखा आज की तारीख में बहुत सारे लोग अनिद्रा की बीमारी से पीड़ित हैं, तो उनको डेफिनेटली अभी आपने जैसा बतलाया कि स्लीप टेस्ट कराना चाहिए। और वो लोग लाइटली लेते हैं कि ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगर आप 6 घंटे से कम, आप जैसा आपने बतलाया, मैं तो 7 घंटे ही बोलता हूँ लोगों के लिए, अगर 6 घंटे से कम आप सो रहे हैं तो आप अपने शरीर को नुकसान कर रहे हैं। और खर्राटे में तो आपने जो नुकसान बतलाया वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मतलब कि आपके सेल्स मर रहे हैं बॉडी के, तो वो तो बहुत ही अलार्मिंग है, उसको हमको लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए स्लीप लैब के अंदर जाके भी टेस्ट कर सकते हैं, आपके पास आके भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सुना कि कोकिलाबेन अस्पताल में स्लीप लैब है, तो वहाँ भी टेस्ट कराया जा सकता है। बिल्कुल कराया जा सकता है। उस व्यक्ति को अगर आवश्यकता रही तो उसको उसके घर पे भी भेज के वो टेस्ट कराया जा सकता है। हर तरह की सुविधा आजकल जितने भी नए मेडिकल सेटअप आ रहे हैं तो उसमें स्लीप, जैसे हमारा हॉस्पिटल हुआ वहाँ पे स्लीप का सेटअप रहता है और उस प्रकार से उनके नींद का एनालिसिस हम लोग करते हैं।
पर एक बात जो इस बात में थोड़ी सी पीछे रह गई, वो आपने बोला था कि नींद नहीं आना एक बीमारी है। नींद नहीं आने वाला, नहीं आना दुनिया की सबसे कॉमन नींद की बीमारी है। हाँ। जिसको हम कहते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया तो उस पे भी आप कभी उचित समझे तो हम चर्चा जरूर करें। नहीं, अपन कर सकते हैं सर। इंसोम्निया के लिए लोग बाग, ये मैं मेरा ये अगला प्रश्न था कि ये स्लीप हाइजीन, मतलब हमको अच्छे सोने के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमको अच्छी नींद आए। लोग बाग आज की तारीख में मोबाइल देखते रहते हैं, रात को देर तक टीवी देखते रहते हैं, या रात का खाना देर से खाते हैं, और पार्टी में जाके हैवी खाना खाते हैं तो उससे शायद कोर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो भी नींद नहीं आती। तो ये क्या चीज़ें करना चाहिए ताकि वो एक अच्छे से आराम से नींद ले सके? मैं तो सिर्फ एक बात ध्यान करूंगा, थोड़ा सा आपको कई वर्ष पीछे लेके जाऊं तो सुबह 5:55 पे दूरदर्शन की वो चिर परिचित ध्वनि से दिन शुरू होता था, और रात को मेरे ख्याल से 10:30 या कभी कभी सैटरडे संडे को 11 बजे पे वो खत्म होता था, और उसी से हम घरों का उठना और सोना संबंधित रहता था। तो पर फिर युग बदला, मतलब अब तो सभी चैनल 24 आवर हो गए और फिर चैनल हाथ में ही आ गए। तो होता क्या है, आप किसी भी तबके के किसी भी वर्ग के व्यक्ति से बात करेंगे तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि नींद की वो साइकिल अब इसलिए डिसरप्ट हो गई है क्योंकि व्यक्ति जब पलंग में आता है तो वो आंख बंद करके मनन नहीं करता है। वो उस समय हमेशा लगा रहता है इस बात में कि यार मैं जल्दी से अपने मोबाइल के आज के अपडेट्स ले लूँ, मेरे व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूँ, मेल पे रिप्लाई कर दूँ, इंस्टा के मैसेज देख लूँ, यूट्यूब के अपडेट देख लूँ। अरे सानी साहब ने और कोई नया पॉडकास्ट डाल दिया, रात को ही देखता है आदमी, जबकि खुद बनाने वाला चाहता है कि भैया सुबह देख लो यार, रात को नींद मत खराब करो। बट इट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी, हम सब लोगों की आदत होती है कि आज की तारीख में जितना काम निपटे निपटाओ। जी। अल्टीमेटली आप आपकी नींद के महत्वपूर्ण समय में से वो समय दे दिया आपने ब्रेन को एक्टिव रखने में, जब ब्रेन बिल्कुल तैयारी में था कि यार बस अब टाइम आ गया, अब तो बंद होना है, तब आप उसने सुपर एक्टिव फेज में लेके आ गए। ब्रेन को अगर आपने सुपर एक्टिव फेज में कर दिया तो ब्रेन को वापस नींद में आने में कम से कम 45 मिनट चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग इस खुशफहमी में रहते हैं, अरे यार 5 मिनट देखूंगा फिर सो जाऊंगा। आप 5 मिनट जब देखते हैं आपका ब्रेन अगला 40 से 45 मिनट तक नींद में आ ही नहीं पाता है। आप भले ही शारीरिक थकान के मारे सोचते होंगे कि मैं तो सो गया, पर ब्रेन का जो वो साइकिल जो हमने शुरू में डिस्कस करी थी वो कभी भी उस गहराई तक नहीं जा पाती है जहां उसको जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो मैंने पढ़ा था कि सी हम इनसे ब्लू लाइट्स निकलती हैं, वो हमारे मेलाटोनिन जो सोने के लिए निकलता है उसको सप्रेस कर देती है। बायोलॉजिकल क्लॉक का जो केमिकल होता है उसे मेलाटोनिन कहते हैं, और मेलाटोनिन अंधेरे से निकलता है। तो स्लीप हाइजीन जो आपने शब्द यूज किया था, स्लीप बहुत छोटा है पर उसके पीछे बहुत अच्छा साइंस है। उसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको 11 बजे सोना है, आप 10 बजे उस जगह चले जाइए जहां आपको सोना है। आप अपने सारे मोबाइल, कैमरे, टीवी बंद कर दीजिए। अगर आपको अकेलापन महसूस होता है या अंधेरे में आपको फील होता है तो नाइट लाइट का इस्तेमाल करिए। मधुर ध्वनि जिसमें कि भारतीय शास्त्रीय संगीत बताया गया है, आपका मन पसंदीदा पुराने संगीत का कलाकार बताया गया है, या फिर कोई गंध होना चाहिए, एक भीनी भीनी गंध होनी चाहिए वहाँ पे। आप ये हमारे इन्वायरमेंट में रख सकते हैं। आपको सोने से पहले सोने का माहौल बनाना चाहिए। तो जब आप सोने का माहौल बना के सोएंगे, बिलीव मी, आपकी नींद की क्वालिटी इतनी अच्छी रहेगी कि आप विद इन अ मैटर ऑफ 2 to 3 डेज इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, अपनी फिजिकल एक्टिविटी, लोगों की शुगर रिक्वायरमेंट, इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। बीपी नाप जो रोज नापते हैं लोग बीपी, उन लोगों की बीपी रीडिंग्स नॉर्मल होने लगती है। और सबसे बेसिक बात, आप अगर अच्छा सोते हैं, आप देखिएगा आजकल पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी मशीन ज़्यादातर घरों में, और घर में जो मतलब अब तो खैर मैं भी उस कैटेगरी में आ गया हूँ कि रोज सुबह एक बार आदमी देख लेता है कि भाई ठीक है कि नहीं ठीक है। आजकल जो लोग कम सोते हैं उनका जो पल्स रेट होता है वो अक्सर 95-100 से ऊपर आता है सुबह सुबह भी। अगर आप एक अच्छी नींद सोएंगे ऑटोमेटिकली आपका पल्स 80, 82, 75 ऐसा है ना। रेस्टिंग हार्ट रेट उनकी कम हो जाती है। तो बेसिकली जो चीज़ आपको
रेस्ट से मिलती है वो ये है कि आपके अंग स्ट्रेस में नहीं आते हैं, और अगर स्ट्रेस में दिन भर रहे भी हैं तो उस पीरियड के लिए वो रिलैक्स हो जाते हैं, ताकि उनको जब एक्शन में आना रहता है तो वो और बेटर तरीके से काम कर सकते हैं। लास्ट मेरा एक क्वेश्चन और है सर कि कुछ लोग आजकल इसके सप्लीमेंट लेते हैं नींद के लिए, मेलाटोनिन वगैरह, तो क्या उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए मेलाटोनिन? मैं थोड़ा सा इस पे 1 मिनट लेना चाहूँगा क्योंकि अति महत्वपूर्ण बात है ये। पाश्चात्य संस्कृति में एक प्रिंसिपल होता है जिसमें बच्चा जैसे ही थोड़ा हफ्तों का होता है उसको अलग क्रिब में सुलाया जाता है और माता पिता अलग रूम में सोते हैं। उस परिस्थिति में कई बार ये एक चीज़ देखी गई कि बच्चा क्रिब में बहुत सोता है। तब मेलेटोनिन पिक्चर में आया और मेलेटोनिन गमीज या मेलेटोनिन के लॉलीपॉप वहाँ पे बहुत चले। इसके चलन के मुश्किल से 6 महीने से साल भर के बाद अनायास ये पाया गया कि बच्चों की आकस्मिक मृत्यु बहुत अधिक होने लग गई। तो जब बैक स्टडी किया गया तो ये पता लगा कि जो मेलेटोनिन गमी फ्रीली मार्केट में अवेलेबल थे और इस तरह से मार्केट किया जा रहा है कि भैया आपका बच्चा नहीं सो रहा हो, रात में क्रिब में रो रहा हो तो आप उसको चटा दो, तो वो नाउ इट इज़ बैंड। ये एक बात है। परमिटेड अभी भी वहाँ है जहाँ पे आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करे और आपको सिरकेडियन रिदम डिसऑर्डर नामक नींद की बीमारी हो, जेट लैग वगैरह। अगर आपको स्लीप एपनिया हो, आपको इंसोम्निया हो, आपको कोई दूसरी बीमारी है जिस वजह से नींद नहीं आ रहा हो, किसी ने आप पे केस डाल दिया हो, पड़ोसी ये कर रहा हो, घर में बोरिंग हो रही हो, उन चीज़ों का हल मेलेटोनिन नहीं है। आपने जेट लैग बोला जो मेलेटोनिन यूज़ का एक प्रॉपर इंडिकेशन है। इंसोम्निया के कुछ ही इंडिकेशन होते हैं जिसमें मेलेटोनिन यूज़ किया जाता है। बुजुर्ग लोगों में, ऐसे लोगों में जिनको हार्ट संबंधित समस्या, ब्लड प्रेशर या डिप्रेशन की बीमारी हो, उनमें मेलेटोनिन यूज़ करना रादर साइड इफ़ेक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो मैं आपके माध्यम से मेलेटोनिन को लेके आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, पर ये विनम्र अपील कर रहा हूँ कि मेलेटोनिन इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंपाउंड, ओवर द काउंटर के चक्कर में मत फंसिए। अपनी नींद को प्रभावित करने वाली कोई भी चीज़ 1000 बार सोच के उचित परामर्श लेकर ही इस्तेमाल करिए। और आपने पूछा नहीं फिर भी बोलूँगा, एल्कोहल, सिगरेट भगवान के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना नुकसान ये आपकी नींद को करते हैं वो अगर आप आज 2024 के नवंबर में भी इसको छोड़ोगे तो 2027 के नवंबर तक उसके असर आपकी नींद पे नहीं जाते। सर मैंने इसका पढ़ा था और मैं प्रश्न पूछते रह भी गया कि मैं कहाँ अल्कोहल के बारे में बात करूं।